हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहां हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पिछले हम वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है और इस पाचन तंत्र से जुड़े आहार नाल क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में आहार नाल के भाग मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले आहार नाल के बारे में बता देती हूँ, फिर हम मुख गुहा स्टार्ट करेंगे। आहार नाल क्या है? तो जिस रास्ते से होकर भोजन घूम रहा होता है, उस पूरे रास्ते को ही आहार नाल कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यानी मुख से स्टार्ट होता है और गुदा तक जो फैला रास्ता होता है, जिसके माध्यम से भोजन गमन करता है, उसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। इस पूरे रास्ते को आहार नाल कहते हैं। बेसिकली इसकी जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर ये लंबा होता है। मुख गुहा से स्टार्ट होकर गुदा तक जो रास्ता फैला होता है वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके आहार नाल के सभी भागों को पढ़ेंगे। ये इसके अलग अलग भाग हैं। ये मुख गुहा से स्टार्ट होता है। तो मुख गुहा के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था, कल के वीडियो में। यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसे देख लीजिएगा। मुख गुहा क्या है? यह आहार नाल का क्या है? पहला भाग है, जो ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। हमारे मुंह में कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा, इसी से यह घिरा होता है। ठीक है, तो आज हम मुख गुहा के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे दांत हो गया, जीभ हो गया, और इसके अंदर लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। ये जो दिख रहा है ना, ये मुख के अंदर ही रहता है, लार ग्रंथि जिसे बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं। मुख गुहा। सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में जानेंगे। दांत क्या होता है? दांत के बारे में तो सब कोई जानता ही होगा कि दांत कैसा दिखता है। ये देख लीजिए, ये हमारे निचले जबड़े का फिगर है। ठीक है, सेम इसी प्रकार ऊपरी जबड़ा में भी ये सही दांत होते हैं, सेम दांत होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे कि जो हमारे दांत होते हैं उनका साइज जो होता है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ बहुत चौड़े होते हैं। यानी इनकी आकृति जो होती है एक समान नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए इनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर इन दांतों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि जो दांत होता है, जो हम देखते हैं, तो वो ऊपरी सिरा होता है, लेकिन दांत की उतना ही लंबाई नहीं होती। उसकी कुछ लंबाई मसूड़ों में धंसी होती है। ये हमारा क्या है? मसूड़ा है। इसकी कुछ लंबाई इस मसूड़ों में धंसी होती है। तो जिस भाग को हम लोग देख पाते हैं, यानी ये मसूड़ों की ऊपरी भाग में जो दांत दिखाई देता है, उसे हम लोग शिखर यानी क्राउन कहते हैं। लेकिन जो भाग दांत का जो भाग मसूड़ों में धंसा होता है, उस भाग को जड़ कहते हैं, यानी रूट कहा जाता है। ठीक है, और वैसे आपको पता है कि मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। छोटे बच्चों की नहीं बात हो रही है, बड़े बच्चों में। ठीक है, उनकी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार पढ़ ले। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये निचला जबड़ा है, सेम इसी प्रकार ऊपरी जबड़ा होता है, उसमें भी सेम संख्या में दांतें होती हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे रूट कहते हैं, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपरी
ऊपर निकला होता है उससे शिखर यानी क्राउन कहलाता है। अभी हमने बताया आपको, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्राउन है, शिखर है। लेकिन जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है ये क्या है, रूट है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये भी एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी दांत का ही फिगर है। दांत के जो ये भाग है, देखिए 3 भाग से मिलकर बना है ना दांत, ये वाले भाग को, इस पार्ट को मज्जा गुहा कहा जाता है। ये मज्जा गुहा है और जस्ट इसके ऊपर दंता अस्थि यानी डेंटाइन स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि दांत का जो अधिकांश भाग होता है ना, वो दंता अस्थि से ही बना होता है। ये दिख रहा है आपको, पूरी ये क्या है, दंता अस्थि है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर एक सफ़ेद परत, इनेमल की एक परत होती है। ठीक है, और ये जो कवरिंग है इनेमल का, वो क्या करता है, इस दांतों को प्रोटेक्ट करता है यानी रक्षा करता है। और ये बहुत कड़ा आवरण होता है। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि शरीर का सबसे कड़ा आवरण कौन सा होता है, सबसे मजबूत, तो क्या है वो, दांत का इनेमल। ठीक है, ये बहुत मजबूत होता है। तो आइए हम लोग इनेमल के बारे में जानते हैं। डेंटाइन दंता अस्थि के ऊपर इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है, ये दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे दांतों का कार्य क्या है, दांतों का मुख्य कार्य ये है कि ये भोजन को काटने, फाड़ने तथा मसलने में, चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन दांतों की जो आकृति, आकार के अनुसार उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दांत हैं, तो देख लीजिए। आइए पहले फिगर के माध्यम से बता देते हैं। दांतों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इंसीजर, जिसको हम लोग हिंदी में कृतंक कहते हैं। कैनाइन, जिसको हिंदी में रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर, इसको हिंदी में अग्र चर्वणक कहा जाता है। और 4th है मोलर, जिसको हम लोग चर्वणक कहते हैं। ये चारों दांत के कार्य क्या हैं, आइए हम आगे समझते हैं। ये दंत सूत्र है, पहले आप ये चारों के कार्य जान लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। पहला है इंसीजर, जिसको हम लोग हिंदी में कृतंक कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम में आता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में, यानी दोनों मिलाकर टोटल 8 होती हैं। तो ये कहाँ होता है, ये हमारे दांत के बिल्कुल फ्रंट यानी सामने दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो जबड़ा है इसका ये राइट साइड है, दायां भाग है, और ये बायां भाग है। ठीक है, तो हमने इसको 2 भाग में बांट दिया है, केवल हम दाएं भाग को बताएंगे। तो देखिए, दाएं भाग में कितने कृतंक हैं, इंसीजर, इनकी संख्या 2 है। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम बाएं साइड में देखें तो यहाँ भी कृतंक की संख्या 2 है। तो यानी टोटल यहाँ कृतंक की संख्या कितनी हो गई, 4। इसका कार्य क्या है, यह भोजन को काटने में मदद करता है। जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं तो एप्पल भी खाया जाता है, तो उसको किस भाग से काटते हैं, दांत के किस भाग से काटा जाता है, तो यही इंसीजर कृतंक के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, अब इधर आए, ये आपको दिख रहा होगा कुछ नुकीला सा है, ये ऐसे, ये नुकीला दांत होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कैनाइन यानी रदनक। इसका कार्य क्या है, तो आइए जानते हैं। ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 निचले जबड़ों में और 2 ऊपरी जबड़ों में, यानी टोटल मिला के 4 होती है इनकी संख्या। तो इस फिगर को देखिए, ये जो है ये क्या है, रदनक, जिसको हम इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। ये थोड़ा सा नुकीला होता है।
एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है, यानी दो निचले जबड़े में, सेम उसी प्रकार इसके ऊपरी जबड़े में भी दो होते हैं। ठीक है। आप ये ज़्यादातर ये जो कैनाइन होता है मनुष्य में थोड़ा कम नुकीला होता है, लेकिन जो जंगली जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सब में कैनाइन की जो साइज होती है वो बहुत लंबी और नुकीली होती है। उससे वो क्या करते हैं, उससे वो मांस फाड़ते हैं, मांस फाड़ने में उनकी मदद करता है। तो जानवरों में ना ये जो कैनाइन होता है बहुत नुकीला होता है और लंबा होता है। मनुष्य में थोड़ा सा कम होता है। इसका कार्य बस फाड़ना है, भोजन को फाड़ने में मदद करता है। अब थर्ड है प्रीमोलर, जिसको हम लोग अग्र चर्वणक कहते हैं। ये आपको दिख रहा है दो, ये जो दो दिख रहा है ये क्या है, अग्र चर्वणक है। ये राइट साइड में भी दो है और इस साइड में भी ये दो क्या है, अग्र चर्वणक है। ठीक है। तो दो और दो इधर चार, तो चार ऊपर भी होंगे, तो 4 और 4 8, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 8 होती है। आइए इसका कार्य क्या है जाने। प्रीमोलर अग्रचर्वणक यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। अब हमने क्या देखा कि जो कृतंक था वे भोजन को काट लिया, उसके बाद भोजन को फाड़ लिए। अब क्या करेंगे, उसको चबाएंगे। तो यानी भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है, अग्रचर्वणक। वयस्क में इसकी संख्या 4 और 4 यानी टोटल कितनी होती है, 8 होती है। बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। 18 साल के बाद ये वयस्क बच्चों में, वयस्क व्यक्ति में इसकी संख्या देखी जाती है। ठीक है। ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब लास्ट जो है मोलर, जिसको हम लोग चर्वणक कहते हैं, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। या तो विजडम टीथ बोले या फिर चर्वणक बोले, बात एक ही है। इसका दूसरा नाम विजडम टीथ है। इसका भी कार्य क्या है, भोजन को चबाना। ये दोनों भोजन को चबाने में मदद करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 6 नीचे वाले जबड़े में, 6 ऊपर वाले जबड़े में, यानी टोटल संख्या 12 होती है। ठीक है। तो आइए फिगर में मैं बता देती हूँ कि मोलर चर्वणक कैसा दिखता है। ये है चर्वणक मोलर। देखिए ये लास्ट के जो 3 दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर्वणक यानी मोलर कहलाते हैं। ये जो देखिए बच्चों में जो होता है ना कि ये बस मोलर की 2 ही संख्या पाई जाती है। ये जो थर्ड संख्या है चर्वणक की, ये 18 साल के बाद या 24 साल तक ये निकलता है। ठीक है। तो बच्चों में केवल 2 ही मोलर देखने को मिलता है, लेकिन प्री मोलर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए दंत सूत्र जान लेते हैं। ठीक है। तो वयस्क के लिए जो दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, ये ऊपरी जबड़ों का है और सेम नीचे जबड़ों का है। ठीक है। 2 क्या है, 2 किसे इंडिकेट करता है, तो 2 का मतलब यानी इंसीजर कितनी है, इस राइट साइड में केवल देखा जाए तो यहाँ इंसीजर की संख्या, कृतंक की संख्या कितनी दिख रही है, 2, तो इसीलिए यहाँ 2 लिखा गया है। कैनाइन यानी रदनक की संख्या यहाँ कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखा गया है। अग्र चर्वणक यानी प्रीमोलर की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो चर्वणक है इसकी संख्या कितनी है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या लिखा गया है सूत्र में, 3। तो क्योंकि वयस्क में प्रीमोलर पाया जाता है, प्रीमोलर की संख्या जो 2 होती है। ध्यान दीजिएगा ये जो सूत्र है ना, केवल इस जबड़े के एक तरफ का सूत्र लिखा गया है। ठीक है। एक तरफ के दांतों की संख्या लिखी गई है, वही उसको क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है। तो हो गया 2 1 2 3, केवल एक याद कर लीजिएगा, सेम वही नीचे भी बोल देना है।
ठीक है। तो ये वयस्क के लिए, यहाँ लिख देती हूँ वयस्क, ठीक है, वयस्क का ये सूत्र है। लेकिन बच्चों में क्या होता है ना, बच्चों में जो प्रीमोलर होता है, अभी हमने बताया आपको प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 0 0। बच्चों में कृतंक पाया जाता है जिसकी संख्या 2 होती है, सेम रहेगा। कैनाइन जिसको रदनक बोलते हैं, रदनक भी 1 होता है, और ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है इसलिए 0 लिखे हैं। और जो चर्वणक यानी मोलर है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों का जो दंत सूत्र है 2102 डिवाइडेड बाई 2102 होता है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो हम लोग मुख गुहक में जो दांत है उसके बारे में पढ़ा। अब जो अगला अंग है और क्या पाया जाता है, जीभ, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीभ, जीभ मुख गुहा का एक मोटा मांसल भाग होता है, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है, और इससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के अलग अलग भागों से अलग अलग स्वाद का पता चलता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसके आगे वाले भाग से हमें मीठे का एहसास होता है, इसके जस्ट ऊपरी दोनों भाग से हमें नमकीन का पता चलता है, और इसके ऊपर वाले दोनों साइड में जो दिया गया है उसी से हमें खट्टे का एहसास होता है, और जीभ के पिछले भाग से हमें कड़वे का एहसास होता है। जीभ के जो बीच वाला भाग होता है उससे स्वाद का अनुभव नहीं होता है। आइए तो हम जानें कि आखिर क्या कारण है कि जीभ के बीच से हमें स्वाद का अनुभव नहीं होता है, और इनके जो भी ये साइड में दिए गए हैं उनसे अलग अलग स्वाद का अनुभव किया जाता है। आइए जानें। जीभ मुख गुहा में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्वाद का आभास कराना। इसके बीच भाग में स्वाद का पता नहीं चलता है, अभी हमने बताया। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। देखिए ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे डॉट्स दिखाई देते होंगे, ठीक है, छोटे छोटे दाने के समान हमारे जीभ पे संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इस अंकुर को क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसी स्वाद कलियों के द्वारा हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों का स्वाद पता चलता है, ठीक है। देखिए जीभ केवल स्वाद में ही हमारी मदद नहीं करता है, बल्कि हमें बोलने में भी मदद करता है, और जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसको निगलने में भी कौन मदद करता है, जीभ हमारी मदद करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीभ की बनावट क्या है, कहाँ से हमें मीठे का एहसास होता है, कहाँ से नमकीन का एहसास होता है, खट्टे का एहसास यहाँ से होता है, और कड़वाहट का एहसास हमें जीभ के पिछले भाग से होता है। तो हमने जीभ पे पढ़ लिया। अब हमारा मुख गुहा का आखिरी जो पार्ट है वो क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इस फिगर के माध्यम से देखिए लार ग्रंथि कहाँ होती है। ये देखिए ये है लार ग्रंथि, ये मुख गुहा में ही पाई जाती है। आइए तो हम इसका कार्य पढ़ें, ये क्या है, इसका कार्य क्या है। लार ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड बोला जाता है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। जो लार ग्रंथि है ना, हमारे मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है। उसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि तथा सब लिंगुअल लार ग्रंथि है, ठीक है। इन लार ग्रंथियों का कार्य क्या है, ये लार ग्रंथि अपने ग्रंथि से क्या निकालती हैं, लार का स्त्रावित करती हैं, ठीक है, लार निकालती हैं, ठीक है। जो क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा कर देता है ताकि हमको निगलने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। इसीलिए ये हमारी भोजन निगलने में मदद करता है, ठीक है। सभी लार ग्रंथि लार स्त्रावित करती हैं, ठीक है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितने लीटर लार निकलता है, 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है प्रतिदिन। वैसे लार है क्या,
ये बता देती हूँ आपको। लार, जब हम अपनी पसंद का कोई चीज़ खाते हैं ना या देखते हैं, जैसे मान लीजिए इमली, इमली का नाम सुनते या देखते ही क्या होता है, हमारे मुंह में अचानक पानी आ जाता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा। यह वास्तव में केवल पानी नहीं होता है, यह इन्हीं लार ग्रंथियों से निकलने वाला एक रस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं। ठीक है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन एंजाइम निकलता है। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है, जो हमारे भोजन, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये स्टार्च या मंड कहिए का पाचन करके माल्टोज यानी उसे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है। एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है जिससे उसे निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। ये तो आपको बता दिए कि एंजाइम का कितना हेल्प होता है हमारे भोजन को पचाने में और उसको निगलने में। आइए, तो ये जब ये भोजन चिपचिपा बन जाता है और जब हम लोग निगलते हैं तो आखिर ये भोजन जाता कहाँ है, तो ये देखिए, ये जो पाइप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो पाइप दिख रहा है इसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा से, ये मुख गुहा को किससे जुड़ता है, अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है। मुख गुहा से लेकर ये अमाशय तक जुड़ा होता है, इसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ठीक है। तो आइए इस ग्रास नली के बारे में जानते हैं। फिगर में आपने देख लिया ग्रास नली कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है। यह क्या है, यह एक 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है जो मुखगुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह कहाँ से जुड़ा होता है, देखिए, ये मुखगुहा से लेकर कहाँ तक होता है, आमाशय तक होता है। मुखगुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। मुखगुहा में लार से सना हुआ भोजन, जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो लार निकलता है वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद जब हम लोग भोजन निगलते हैं तो भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंच जाता है, यही ग्रास नली में पहुंच जाता है। भोजन के पचते ही ग्रास नली में सिकुड़न तथा फैलाव शुरू हो जाता है। क्या होता है ना, जब भोजन इस नली में आता है, देखिए, जब भोजन मुख के रास्ते इस नली में आता है तो इस नली में क्रमाकुचन एक गति होती है। यानी ये जो है एक मांसल भाग होता है ना, ये इसमें सिकुड़न और फैलाव होता है, ऐसे गति होती है। एक बार फैलाव हुआ, फिर सिकुड़ गया, फिर अगला फैलाव हुआ, फिर सिकुड़ गया। इस पूरे नली में ऐसे होती रहती है। ठीक है। ऐसे ये होती रहती है क्रिया, ऐसे। ठीक है। इसी को सिकुड़न और फैलाव कहते हैं, यानी क्रमाकुचन की गति। इसमें जब भोजन आता है तो ये इसी गति के द्वारा धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है। ठीक है। और खिसकते खिसकते ये कहाँ चला जाता है, हमारे आमाशय यानी पेट में चला जाता है। ठीक है। तो भोजन के पचते ही ग्रास नली में सिकुड़न तथा फैलाव शुरू होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुचन कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मुख से आमाशय में भोजन किस क्रिया के माध्यम से पहुंचता है, तो क्रमाकुचन क्रिया के द्वारा मुख गुहा से पेट में या आमाशय में भोजन पहुंचता है। इसी गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है और आमाशय में पहुंच जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो भोजन की जो पाचन की शुरुआत होती है ना, वो मुख गुहा से तो होता है, लेकिन ग्रास नली में नहीं होता है पाचन। वो केवल एक रास्ता देता है ताकि वो भोजन कहाँ पहुँच पाए, आमाशय में पहुँच पाए। ठीक है। तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन मुख गुहा में होता है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग, जैसे आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में भोजन का पाचन होता है। केवल ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा आप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आमाशय के बारे में जानेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत भी पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।
टेक केयर, बाय।